जय हिंद। पिछली वीडियो तक हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक जानकारी थी, एक परिचय लिए थे। आज हम किडनी समझने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो किडनी है। आज हम किडनी का जो पूरा भाग है उसको कवर कर लेंगे, यानी कि आज किडनी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद किडनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, किडनी को पहले हम परिचय देखे थे, जो दोनों किडनी का स्ट्रक्चर होता है उसको देखे थे। अब देखिए, किडनी को जूम करेंगे किसी एक किडनी को तो इस प्रकार की दिखती है। देखिए, किडनी का जो प्रवेश द्वार होता है, ये क्या है? किडनी का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, रेनल हाइलम। पिछले साल की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनल हाइलम के अंदर कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, तो उसका आंसर था अमोनिया। यानी कि रेनल हाइलम पे सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल मौजूद होता है? अमोनिया होता है। ये मोस्ट अमोनिया जो हम लिखे हैं, थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखे हैं, हो सकता है आपको कैमरे में सही से नहीं दिख रहा होगा, तो बता देते हैं, मोस्ट अमोनिया लिखा है वहाँ पे। देखिए, जो आपकी किडनी होती है उसका जो बाहरी भाग होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं। अब बाहरी भाग देखिए, कुछ बच्चे बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये हो गया बाहरी भाग। तो किडनी का बाहरी भाग क्या होता है? कार्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेक्स कहलाता है। जबकि इसका आंतरिक भाग मेड्यूला कहलाता है। अभी ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया है, इसका आंतरिक भाग क्या रहेगा? ये रहेगा। किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। हालांकि ये किडनी नहीं है, ये समझने के लिए एक स्ट्रक्चर है। देखिए, किडनी का जो जूम करके इमेज था, आपको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। अब देखिए, किडनी से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें देखिए। तो देखिए, किडनी की संख्या 2 होती है। ये चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। हालांकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है, सबको मालूम होता है ये, पर फिर भी अब है तो समझ लीजिए। किडनी की संख्या 2 होती है। भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ये एक किडनी का भार है, यानी कि दोनों मिला के कितना होगा? 280 ग्राम की हमारी दोनों किडनियाँ होती हैं। ठीक है। अब देखिए, जो किडनी होती है ना, ये जहर को निष्क्रिय कर देती है। कुछ साल पहले स्टेट पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसके शरीर के किस अंग से यह पता चलेगा कि वह जहर खाया है? बच्चे सीधे किडनी मार देते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति जहर खाया है तो वह उसके लीवर से पता चलेगा, क्योंकि जहर जब जाएगा तो लीवर में प्रवेश करेगा, तब लीवर बेकार हो जाएगा। जबकि किडनी तो उसको निष्क्रिय कर दिया। आधा भाग जो था, आधा जो नुकसानदायक चीज़ थी जहर की, उसको तो किडनी निष्क्रिय कर देता है। तो यदि एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाया है तो उसके किस अंग से पता चलेगा कि उसने जहर लिया है, तो लीवर डालिएगा, किडनी मत, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। अब दूसरा आता है कि किडनी रक्त को छानता है। देखिए, छानना तथा शुद्ध करना, इन दोनों में अंतर है। देखिए, शुद्ध करना और छानना, दोनों में अंतर है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? लंग्स करता है, यानी कि फेफड़ा। देखिए, अगर जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जब CO2 प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं बेकार रक्त। और वो शुद्ध कहाँ होता है? लीवर में जाके होता है। लीवर में कैसे जाता है? तो लीवर में जाने के बाद जो है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ऑक्सीजन मिलने को ही रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। जबकि जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है? रक्त को छानती है। ठीक है। अगर शुद्धिकरण से टॉपिक पूछा रहेगा तो आपको किडनी नहीं मारना है, लंग्स मारना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, जो हमारी किडनी होती है यह यूरिन का निर्माण, यानी कि पेशाब का निर्माण करती है, तथा हमारे शरीर के अंदर एसिड तथा बेस की मात्रा को नियंत्रित रखती है। देखिए, एसिड एंड बेस का मतलब क्या हुआ? एसिड का जो pH वैल्यू होता है ये 5 से कम रहता है, 5- रहता है,
जबकि जो बेस होता है यानी कि जो सॉल्ट होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये 5+ होती है। समझ में आया ना। तो एसिड और बेस यानी कि पीएच भी एक पर्यायवाची शब्द हो गया एसिड और बेस का। क्योंकि अब ये जो एग्जाम होती है ना, जो एग्जामिनर है आपका वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। आप जो जानते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। इसलिए आपको टेंशन में नहीं लेना है कि पीएच आ गया तो एसिड एंड बेस कहाँ आ गया। एसिड एंड बेस और पीएच एक तरह से पर्यायवाची है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, जो हमारा किडनी होता है ये पेरिटोनियम नाम की झिल्ली में बंद होता है। जब मैं आपको कोशिका समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था जो हमारी कोशिका होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बंद होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली याद है ना आपको। प्लाज्मा झिल्ली को एक्चुअली कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। देखिए, अब मैंने आपको इसके अंदर कार्टेक्स और मेड्यूला बताया, पर अब जो ये पूरा भाग है इसको हम क्या कहेंगे कहाँ गया, पेरिटोनियम। क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, वो जो मैंने रेक्टेंगल आपको बताया था उसकी वजह से समझेंगे। तो ये रेक्टेंगल है तो बाहर का भाग क्या हो गया, कार्टेक्स हो गया। अंदर का भाग क्या हो गया, मेड्यूला हो गया। और ये जो पूरा चौकोन एक जो शेप दे रहा है, अब ये रेक्टेंगल है। ये आपको कैसे समझ में आ रहा है कि यह रेक्टेंगल है, क्योंकि उसके बाहर मैंने लाइन खींची हुई है। तो वो लाइन एक प्रकार का बॉर्डर है, तो उसे आप झिल्ली भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अब ये पूरी किडनी है, किडनी के ऊपर मैंने लाइन बनाई है और किडनी इसी प्रकार की होती है। तो किडनी कहाँ से शुरू होती है, उसका जो बॉर्डर है उसको पूरा मिला के क्या कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे। तो किडनी किस झिल्ली के अंदर होती है, पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर होती है। ये कार्टेक्स मेडुला ये सब हम समझाए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे हम। तो किडनी का बाहरी भाग कार्टेक्स और किडनी का आंतरिक भाग मेडुला। ठीक है ना। अब देखिए और क्या है, किडनी का प्रवेश द्वार क्या होता है, रेनल हाइलम। क्या होता है, रेनल हाइलम। रेनल हाइलम में क्या सबसे ज़्यादा होता है, अमोनिया एसिड सबसे मैक्सिमम तादाद में होती है। अब देखिए, जो किडनी होती है इसकी भी इकाई होती है। इकाई उस चीज़ को कहते हैं यूनिट, मतलब वो चीज़ बना किस चीज़ से है। अब मान लीजिए कोई दीवार है, उसके अंदर जो है हमने पानी भी डाला है, सीमेंट के साथ पानी डालते हैं ना, उसमें सीमेंट भी है, पानी भी है, बालू भी है, चूना भी है, परंतु उसका सबसे जो यूनिट है छोटा वाला वो क्या है, ईंटा। यानी कि दीवार का इकाई क्या हो गई, ईंट। तो दीवार की इकाई क्या होती है, ईंट होती है। उसी प्रकार किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। देखिए, न्यूरॉन और नेफ्रॉन इन दोनों में अंतर है। न्यूरॉन ब्रेन की इकाई होती है जबकि नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है ना। और उम्मीद है आपको यूनिट मतलब समझ में आया होगा। मैं पूरी जान लगा के आपको यूनिट का अर्थ समझाने की कोशिश किया। तो देखिए, जो हमारी किडनी होती है इसकी एक किडनी के अंदर 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आपको मालूम है कोई चीज़ जब छोटी होती है तो सेंटीमीटर रहता है, उसके बाद नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ऐसे चीज़ों का साइज चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखिए, हमारी किडनी के अंदर कितनी लाख कोशिकाएं होती है, 8 लाख कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं नहीं, नेफ्रॉन कितने होते हैं, 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब देखिए, नेफ्रॉन को अगली वाली स्लाइड में हम समझेंगे, जबकि उसका एक परिचय देख लेते हैं। जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी की इकाई होती है। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, जबकि जो नेफ्रॉन के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट रहता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसी प्रकार जो किडनी का नेफ्रॉन का स्पेशलिस्ट होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मैंने आपको सेल बताया था, सेल को साइटो कहा जाता है बायोलॉजिकल भाषा में। तो साइटोलॉजिस्ट उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, और
उसका जो स्टडी होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, नेफ्रॉन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप जो है क्या समझने वाले हैं, नेफ्रॉन समझने वाले हैं। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए, जब नेफ्रॉन को जूम कर देखा गया तो ये पाया गया कि उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। उसका जो शुरुआती भाग होता है ये कब्जे का मतलब जैसा होता है, कब्जे जैसा होता है। जब मैं आपको जॉइंट समझा रहा था तो मैंने आपको कब्जा संधि पढ़ाया था, याद है? तो मतलब ऐसा रहता है, उसके अंदर एक बॉल आ जाता है, हालांकि ये बॉल एंड सॉकेट है, हिंदी में से कब्जा संधि कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। उसके बाहर कुछ गुच्छा प्रकार का ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। इस ग्लोमेरुलस का भी कार्य है, चलिए इसको समझते हैं। पर देख लीजिए पहले नेफ्रॉन का जो इमेज है इसे समझ लीजिए। पहले क्या आता है, ग्लोमेरुलस, उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। हिंदी में कैप्सूल को संपुट कहते हैं, तो बोमेन संपुट हिंदी में। ठीक है, और इसके आगे का हिस्सा होता है नेफ्रॉन। नहीं, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई। इस पूरे को कहते हैं नेफ्रॉन। ये पूरा जो भाग है इसे कहते हैं नेफ्रॉन। और बोमेन कैप्सूल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये बोमेन ही है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, अब ग्लोमेरुलस का समझते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो ग्लोमेरुलस होता है ये अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम करता है। हिंदी में इसे निस्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्पंदन कहा जाता है। अब ये अल्ट्रा फिल्टरेशन या निस्पंदन है क्या? देखिए, अब इसके अंदर ना ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। और इस ब्लड को ये क्या कर देता है? छान देता है। क्या करता है? रक्त को छानता है। निस्पंदन में यही कार्य होता है, रक्त को छानना। पर अब देखिए ये दिक्कत करा देता है। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जब रक्त आता है, रक्त मतलब ब्लड होता है, कंफ्यूज मत होइए। जब ब्लड आता है तो उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, सबको छान लेता है और सिर्फ ब्लड छोड़ देता है। अब क्या होगा? तो इसके पीछे खड़ा होता है बोमेन कैप्सूल या संपुट, आपकी इच्छा, आपको जो कहना है। तो देखिए, अब बोमेन, मैं कैप्सूल बोलता हूँ, बोमेन कैप्सूल क्या करता है, जो ये ग्लोमेरुलस जो बेकार चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को भी छान लिया था, उसको ये बोमेन पुनः अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण ये बोमेन कर लेता है। मतलब जो अच्छे अच्छे पदार्थ रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस, सब कुछ फालतू के अंदर अच्छे भी ले लिया और यहाँ रख दिया। अब ये बोमेन देखेगा, अरे यार ये तो फालतू भी रख लिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अच्छे वाले भी रख लिया। तो ये बोमेन क्या करेगा, जो अच्छी चीज़ रहेगी उसका पुनः अवशोषण कर लेगा और उसको आगे रक्त में भेज देगा। हाँ तुम अच्छा हो, जाओ। इस प्रकार से जो बोमेन होता है ये काम करता है। अब इसके अंदर एक डायलिसिस विधि भी चलती है, एक प्रोसेस होती है डायलिसिस, इसे हिंदी में अपोहन कहा जाता है। अब देखिए, ये जो बेकार चीज़ें थी जिसको ग्लोमेरुलस हटाया था, उसमें अच्छी चीज़ें तो वापस भेज दिया, पुनः अवशोषण करवा दिया, परंतु अभी उसके अंदर जो है यूरिया भी तो है। ठीक है, अब यूरिया का क्या होगा? तो क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा अमोनिया को माफ़ कीजिएगा, यूरिया को अलग कर देता है। अमोनिया एक्चुअली वो जो हमारा लीवर होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसलिए हमको अमोनिया याद आ गया था। यूरिया को जो है डायलिसिस यानी कि अपोहन द्वारा जो बोमेन रहता है इसको खींच लेता है और पेशाब बना के हमारे बॉडी में से बाहर कर देता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? पेशाब निर्माण का होता है। ठीक है, एक्चुअली पूरी किडनी का फंक्शन सिर्फ पेशाब निर्माण ही होता है। अब हम पेशाब की कुछ मुख्य बातें देखेंगे तो पेशाब के अंदर 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है। चीन के अंदर कुछ दिन पहले जब उन लोग के यहाँ पे यूरिया की दिक्कत हो रही थी
तब जो वहाँ का जिनपिंग है उन्होंने चीन के सारे निवासियों को कहा था कि हमको 1 बॉटल अपना पेशाब देना, पेशाब के अंदर जो 2% यूरिया होता है उससे वो खेती करने बोल रहे थे। सोचिए कैसे हालात हैं। अब देखिए जो पेशाब होती है ना उसका pH 4.8 होता है, यानी कि 5 से कम है, यानी कि अब ये एसिडिक है। यानी कि जो आपका पेशाब होता है ये एसिडिक होता है, ये नॉर्मल क्षार नहीं होता है। हालांकि ये नमकीन होता है फिर भी ये एसिडिक होता है। अब देखिए जो हमारी पेशाब होती है वो येलो रंग की क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अंदर यूरोक्रोम नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से जो हमारी पेशाब होती है वो येलो दिखती है। अब पेशाब के अंदर गंध क्यों आने लगती है? मैं आपको समझाया था कि 3 घंटे बाद जब यूरिया वापस अमोनिया में बदल जाती है तो अमोनिया गंध करने लगती है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर अमोनिया का जो अमोनिया की तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका पेशाब बहुत ज़्यादा गंध करता है। इसी प्रकार से जो हमारा नेफ्रॉन टॉपिक था और पेशाब की कुछ मुख्य बातें यानी कि पेशाब भी आप समझ चुके हैं। हालांकि मैंने आपको यह बताया था कि हम 2 लेक्चर के अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म कर देंगे, पर अब देखिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को तीसरे भाग में भी जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा लंबा टॉपिक बचा है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।